Assalamu alaikum students. Today we are going to start the course on optics, and in this lecture series we are going to follow the book whose name is Introduction to Optics by Pedrotis. We will follow third edition of this book और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो टारगेट करेंगे इस बुक का। और सबसे पहले इस चैप्टर में हमारे पास ब्रीफ हिस्ट्री है लाइट की, और उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसको भी स्टडी करेंगे, और कुछ रिलेटिविस्टिक फार्मूलाज जो हैं लाइट से रिलेटेड वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो हमारा कोर्स क्योंकि ऑप्टिक्स पे है तो सबसे पहले हम ऑप्टिक्स की जो बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशन है उसको देख लेते हैं। बेसिकली इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंक्लूडिंग इट्स इंटरेक्शन विद मैटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दैट डिटेक्ट और यूज इट। तो कोई भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज़ करते हैं लाइट के बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए और लाइट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए, और लाइट का जो इंट्रैक्शन है डिफरेंट मैटर के साथ लाइक इलेक्ट्रॉन्स के साथ या कोई भी एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑप्टिक्स में आ जाती हैं। बिहेवियर्स जो हम स्टडी करते हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं, वो हमारे पास हो सकते हैं लाइक इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन एक्सेट्रा। और इसी तरह जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास हो सकते हैं मिरर्स हो सकते हैं, लेंसेज हो सकते हैं, इंटरफेरोमीटर्स हो सकते हैं, थिन फिल्म्स हो सकती हैं, और स्लिट्स, माइक्रोस्कोप्स एंड टेलीस्कोप्स एक्सेट्रा। इस तरह की जितनी भी स्टडीज़ हैं वो सारी की सारी ऑप्टिक्स में आती हैं हमारे पास। और फिर एट द एंड ऑफ दिस कोर्स हम लेज़र को भी डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम ब्रीफली विद इन 5 मिनट्स हम स्टडी कर लेते हैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि लाइट के मतलब जो आज हमारे व्यूज़ हैं वो किन किन फेजेस से गुजर के आज हमारे तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले सर इसाक न्यूटन आते हैं जिन्होंने लाइट के मतलब ये थ्योरी पेश पेश की कि लाइट एक पार्टिकल नेचर रखने वाली चीज़ है। और इसाक न्यूटन क्लियरली रिगार्डेड रेज ऑफ लाइट एज streams of very small particles emitted from a source of light and traveling in straight lines। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास हाइगन आता है जो कि बेसिकली फेमस है ड्यू टू हाइगन्स प्रिंसिपल। और हाइगन का जो व्यू था लाइट के मुतल्लिक वो ये था कि लाइट एक वेव है जो प्रोपगेट करती है एक मीडियम में विच इज़ नॉन एज ईथर। ओके। और हाइगन ने वेव नेचर को माइंड में रखते हुए, लाइट की वेव नेचर को माइंड में रखते हुए अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को सक्सेसफुली प्रूव किया था वेव थ्योरी के ज़रिए। उसके पास हमारे पास है थॉमस यंग विच इज़ फेमस ड्यू टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और यंग्स का जो पर्सपेक्टिव था अबाउट लाइट दैट इज़ वेव नेचर ऑफ लाइट, और वेव इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइट को यूज़ करते हुए उसने अपने जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको जस्टिफाई किया था, उसको उसने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद फ्रेजनल आ जाता है। फ्रेजनल डायफ्रैक्शन जो है विच इज़ वेरी फेमस, और फ्रेजनल ने अपनी डायफ्रैक्शन के मतलब जो रिजल्ट्स थे एक्सपेरिमेंट्स के मतलब और जो उसका एनालिसिस था उसने वो प्रूव किया यूजिंग द थ्योरी दैट लाइट इज़ अ ट्रांसवर्स वेव। ओके, अगेन फ्रेजनल का भी यही व्यू था कि लाइट जो है वो वेव है, लेकिन फ्रेजनल ने कहा कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है। और इससे पहले ये समझा जाता था कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, जिस तरह से साउंड वेव्स होती हैं हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जिस तरह से साउंड वेव्स हैं उनको एक मीडियम रिक्वायर होता है प्रोपेगेट करने के लिए। जिस तरह से साउंड वेव्स यूजुअली हम देखते हैं कि एयर में से ट्रैवल करके एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती हैं, तो यही समझा जाता था कि लाइट वेव्स जो हैं वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, और उनको जो मीडियम रिक्वायर है उसको ईथर कहा जाता था। और फ्रेजनल ने पहली दफ़ा लाइट के मतलब ये थ्योरी पेश की कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। उसके बाद मैक्सवेल आ जाता है, और मैक्सवेल्स इक्वेशंस की वजह से फेमस है। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो 4 मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो कंक्लूड करती हैं तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को,
उनकी वजह से मैक्सवेल फेमस है। और मैक्सवेल ने उन इक्वेशंस की मदद से ये प्रूव किया कि जो ट्रांसवर्स वेव की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो हमारे पास स्पीड होती है, दैट इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से जो थ्योरी थी फ्रेजनल की कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, उसको मज़ीद तकवीत मिली कि हमारे पास लाइट जो है वो ट्रांसवर्स वेव है। और यहाँ से एक नई चीज़ सामने आई कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर रखती है। ठीक है, तो ये एक नई चीज़ का एडिशन हो गया मैक्सवेल के ज़रिए कि लाइट ट्रांसवर्स वेव भी है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर भी रखती है। उसके बाद मिचेल्सन और मोरले फेमस एक्सपेरिमेंट जो है 1887 में, उसके ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि ईथर एग्जिस्ट करती है। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट से ये चीज़ सामने आई कि देयर इज़ नो ईथर। ओके, तो यहाँ से हमें एक और चीज़ फिर सामने वाजे हो जाती है कि लाइट जो पहले, उससे पहले ये हाइपोथेसिस था कि लाइट को एक मीडियम रिक्वायर है ट्रैवल करने के लिए, विच इज़ ईथर। लेकिन मिचेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये बात सामने आती है कि ईथर एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ईथर एग्जिस्ट नहीं करती तो लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम भी रिक्वायर नहीं है। अगर इस एक्सपेरिमेंट को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पेश की थी 1905 में, उसके साथ रख के देखा जाए, और अल्बर्ट आइंस्टाइन के मुतालिक लाइट जो थी उसकी स्पीड कांस्टेंट थी विच इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, तो हमारे सामने ये कंक्लूजन आता है कि देयर इज़ नो ईथर। ओके, कोई ईथर एग्जिस्ट नहीं करती। तो 1905 में ये चीज़ क्लियर हो जाती है मिचेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट से और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि कोई ईथर एग्जिस्ट नहीं करती, लाइट एक ट्रांसवर्स नेचर रखती है और उसको कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता प्रोपोगेट करने के लिए। इसके साथ साथ मैक्स प्लैंक ने 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है उसको डिराइव किया करेक्टली, और इस एजम्पशन के साथ उसने इसको डिराइव किया कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर रखती है, और लाइट के जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको उसने क्वांटा कहा, और यहाँ से क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो ओरिजिनेट होती है। तो स्मॉल पार्टिकल्स को क्वांटा का नाम दिया और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को उसने एक्सप्लेन किया यूजिंग पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स जो एनर्जी होती है इन स्मॉल क्वांटास ऑफ लाइट की, डैट इज़ इक्वल्स टू एच एफ। ठीक है, और ये हमारे पास जो पैकेट्स होते हैं लाइट के, ये एक सर्टन एनर्जी रखते हैं, सर्टन क्वांटास में आते हैं। और ये मैक्स प्लैंक ने सपोर्ट किया, मैक्स प्लैंक की जो स्टडी थी उसने सपोर्ट किया कि लाइट जो है वो बेसिकली पार्टिकल नेचर रखती है। तो अगर आप अभी तक देखें तो लाइट एज अ वेव एंड लाइट एज अ पार्टिकल, दोनों थ्योरीज जो हैं, दोनों तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे चलें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया यूजिंग द कंसेप्ट दैट लाइट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ क्वांटास। ओके, अगेन यहाँ पे हमें नज़र आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया जा रहा है यूजिंग द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, इसी तरह मैक्स प्लैंक का जो काम है वो भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो जो आपको यंग का या हाइगन का काम नज़र आता है वो वेव नेचर ऑफ लाइट पे है। तो दोनों पर्सपेक्टिव्स जो हैं, दोनों जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि फिर डी ब्रॉगले आ जाता है। डी ब्रॉगले जो है 1924 में एक नई पिक्चर जो है वो सामने रखता है, और डी ब्रॉगले के अकॉर्डिंग हर पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होती है। ठीक है, चाहे वो पार्टिकल किसी भी किस्म का हो, अगर वो पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी एक एसोसिएटेड वेव होगी जिसकी वेव लेंथ होगी लेमडा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी, यानी कि वेव लेंथ और मोमेंटम का आपस में इन्वर्स रिलेशन होगा। तो यहाँ से एक और चीज़ सामने आती है विच इज़ नॉन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी, कि हर पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव है, और वेव को पार्टिकल से अलग नहीं किया जा सकता जब पार्टिकल मूव कर रहा हो। सो दिस इज़ नॉन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो एक नई चीज़ हमारे सामने आती है जिसको आज हम एक्सेप्ट करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्टडीज़ जो हैं वो कैरी करते हैं। Thus, the wave particle duality came into being. Light behaves like waves in its propagation and in the phenomena of interference and diffraction.
तो यहाँ पे हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि लाइट जो है वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वेव की तरह बिहेव करती है और कुछ एक्सपेरिमेंट्स में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। यानी कि लाइट जो है वो दोनों बिहेवियर्स रखती है, लेकिन किसी एक एक्सपेरिमेंट में उसका एक बिहेवियर जो है वो डोमिनेट करता है और किसी दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसका दूसरा बिहेवियर डोमिनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बिहेवियर्स हो सकते हैं लाइट के। और जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनमें लाइट वेव की तरह बिहेव करती है, उनमें आपके पास इंटरफेरेंस आ जाता है, डायफ्रैक्शन आ जाता है और उसके साथ साथ प्रोपगेशन ऑफ लाइट आ जाती है। लेकिन पार्टिकल बिहेवियर हमें लाइट का नज़र आता है जब लाइट अपनी एनर्जी एक्सचेंज करती है किसी भी मैटर के साथ। वो मैटर एक एटम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह कॉम्पटन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट्स में हमें नज़र आता है कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे लाइट किस तरह से बिहेव करेगी। अगर तो एक्सपेरिमेंट आपके पास इस किस्म का है कि लाइट वहाँ पे अपनी एनर्जी एक्सचेंज करेगी किसी मैटर के साथ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगी। इसी तरह जो डी ब्रॉगले का हाइपोथेसिस था कि हर पार्टिकल के साथ एक एसोसिएटेड वेव होती है, तो अगर इसको सामने रखा जाए तो फिर जो दूसरे पार्टिकल्स हैं, जिस तरह से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन्स हो गए या न्यूट्रॉन्स हो गए, वो पार्टिकल्स होते हैं, उनका सर्टन मैस होता है, तो लाजमी उनके साथ हमें कोई वेव जो है उसका सबूत मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का हमें सबूत वाकई ही मिल गया कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो एसोसिएटेड वेव होती है उसकी मदद से डायफ्रैक्शन प्रोड्यूस की जा सकती है, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया जा सकता है। और आज हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो वेव है उसको हम यूज़ करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को देखने के लिए, किसमें? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो वेव पार्टिकल डुअलिटी जो है ये एक साबित शुदा चीज़ है। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्टिकल्स पे और फोटॉन्स पे कि इनकी एनर्जी या मोमेंटम्स या वेवलेंथ और स्पीड जो है वो हम किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो लाइट और पार्टिकल्स दोनों की, यानी कि वेव्स की, जिस तरह से लाइट हो सकती है आपके पास, तो लाइट और मैटर दोनों की आपको टुगेदर विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये जो दोनों थ्योरीज हैं, क्वांटम थ्योरी और रिलेटिविटी थ्योरी जो है आपके पास, ये दोनों मिलके लाइट और मैटर का मोमेंटम, वेवलेंथ, एनर्जी, स्पीड एक्सेट्रा सब कुछ आपको इजीली बता सकते हैं। और जनरल इक्वेशंस जो हैं इनको सॉल्व करने के लिए वो हमारे सामने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आइंस्टाइन ने प्रोपोज किया था कि हर मास जो है वो एक एनर्जी रखता है, यानी कि एनर्जी और मास जो है वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। लाइक जो इक्वेशन उसने प्रपोज की थी, डैट इज इक्वल्स टू ई इक्वल्स टू एम सी स्केयर, कि अगर यहाँ पे कोई बॉल पड़ी हुई है और उसका मास 1 kg है, रेस्ट पे है वो बॉल, तो इसकी एक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मास, एंड दैट एनर्जी इज 1। एम की जगह 1 आ जाएगा और साथ में सी की जगह आ जाएगा 3 × 10⁸ ओके होल स्क्वायर। तो ये उसकी इतने जूल एनर्जी है इस बॉल की जिसका मास 1 kg है आपके पास। ठीक है, तो मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो हर पार्टिकल चाहे वो रेस्ट पे भी हो तो उसका एक रेस्ट एनर्जी होती है आपके पास। तो यहाँ से हमारे सामने जो चीज़ आती है वो ये आती है कि बेसिकली एनर्जी जो है वो सम होगी, अगर कोई पार्टिकल विद स्पीड v ट्रेवल कर रहा है तो उसकी एक तो रेस्ट एनर्जी होगी जिसको आप ई आर से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू एम सी स्केयर। और इसी तरह ड्यू टू मोशन उसकी एक काइनेटिक एनर्जी होगी ई के। सो टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ई इक्वल्स टू ई रेस्ट प्लस ई काइनेटिक। तो हमारे पास ये एक नया कंसेप्ट आता है। और रेस्ट एनर्जी उस पार्टिकल की उसके मास पे डिपेंड करेंगी, यानी कि एम सी स्केयर होगी। और काइनेटिक एनर्जी जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू हाफ एम वी स्केयर, ओके, बल्कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है आपके पास एम सी स्केयर इंटू गैमा माइनस वन। ओके, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती है एम सी स्केयर इंटू गैमा माइनस वन। और गैमा जो है
वो लॉरेंट्ज फैक्टर है आपके पास विच इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस वी स्केयर डिवाइडेड बाय सी स्केयर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये हमेशा 1 से ग्रेटर होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है तो ये फैक्टर इक्वल्स टू 1 होगा। सो दिस इज द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी इन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, and this is the formula for total energy of a particle। यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशंस आती हैं हमारे सामने, वो इक्वेशन सबसे पहले ये बनती है कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल की एनर्जी और मोमेंटम को आपस में रिलेट करना हो, तो जो फंडामेंटल इक्वेशन है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, वो है आपके पास ई स्केयर इक्वल्स टू एम स्केयर सी पावर 4 प्लस पी स्केयर सी स्केयर। तो ये हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको थ्रू आउट द कोर्स हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि जो हम वेरिएबल्स लिख रहे हैं वो वेरिएबल्स, उन वेरिएबल्स का मतलब क्या है। तो इस चीज़ को हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो ई जो है दैट इज़ टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। सो ई इज़ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी मीन्स रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हमारे पास एम आ जाता है विच इज़ मास ऑफ द पार्टिकल। सी जो है वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट है, और जिसकी वैल्यू आपके पास कांस्टेंट होती है वैक्यूम में 3 × 10⁻⁸। और पी जो है वो आपके पास मोमेंटम है पार्टिकल का। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन में जो डिफरेंट वेरिएबल्स थे उनकी डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट इक्वेशन पे। उस इक्वेशन पे जाने से पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला हमने यहाँ पे लिखा है, जो नया फार्मूला हमने लिखा है mc² × γ−1, क्या ये फार्मूला करेक्ट है, ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो ये आपके चैप्टर नंबर 1 का प्रॉब्लम नंबर 8 है, जिसमें वो कह रहा है कि शो डैट द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ई के इक्वल्स टू mc² इंटू gamma-1 reduces to classical expression 1/2 mv² when v is very very less than c। यानी कि जब भी कोई पार्टिकल स्मॉल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, उसकी वेलोसिटी बहुत स्मॉल हो एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो ये जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, ये रिड्यूस हो जाता है। जो नॉर्मल क्लासिकल फिजिक्स में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv², उसमें तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है यहाँ पे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है mc² × γ−1। तो यहाँ पे सबसे पहले गैमा की वैल्यू पुट कर लेते हैं विच इज़ 1/1 - v² / c² - 1। ओके, तो mc², जब आप 1 - v² / c² स्केयर रूट को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो पावर जो है डेट विल बी, उसका साइन चेंज हो जाएगा और पावर आपके पास हो जाएगी -1/2 - 1। तो यहाँ पे लेट से हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास बायनॉमियल थ्योरम का जो एक्सप्रेशन है, जो बायनॉमियल थ्योरम का फार्मूला है हमारे पास, डेट इज़ 1 + x होल पावर n इक्वल्स टू 1 + nx plus n into n-1 divided by 2 factorial into x square एंड प्लस सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला होता है, और ये फार्मूला आप तब यूज़ कर सकते हैं जब x आपके पास लेस देन 1 हो। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जो x है दैट इज़ बेसिकली v² डिवाइडेड बाय c², और v² डिवाइडेड बाय c² जो है वो हमेशा लेस देन 1 होगा आपके पास। क्यों? क्योंकि v जो है, कोई भी वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो एक्सीड नहीं कर सकती स्पीड ऑफ लाइट से। सो v इज़ ऑलवेज लेस देन c। सिमिलरली v² इज़ ऑलवेज लेस देन c², और अगर आप c² को लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो v² डिवाइड बाई c² इज़ ऑलवेज लेस देन 1। तो ये एक्सप्रेशन जो है इसमें v² डिवाइड बाई c² लेस देन 1 है, यानी कि x जो है वो लेस देन 1 है। तो हम बायनॉमियल थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 - v² डिवाइडेड बाई c² होल पावर -1/2। तो यहाँ पे आपके पास जो x है दैट इज इक्वल्स टू -v²/c², और जो पावर n है दैट इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये फार्मूला हो जाएगा 1 + n, और n की वैल्यू है -1/2, और x की वैल्यू है -v²/c²।
प्लस नेक्स्ट टर्म्स जो हैं उनको आप निगलेक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास कोई नंबर लेस देन वन हो तो उसकी जो अब आप हायर पावर्स लेते जाएंगे, हायर पावर्स कंसिडर करेंगे, तो वो मज़ीद छोटी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई नंबर लेस देन वन है, जैसे 0.1 हो, तो अगर आप उसकी एक हाई पावर लें, 0.1 का स्केयर अगर आप लें, तो ये आंसर 0.01 आएगा, मज़ीद छोटा आंसर आएगा। ठीक है, तो हायर पावर्स को यहाँ पे हम निगलेक्ट कर देंगे। अब अगर आप इसको पुट करें, ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है बाइनोमियल थ्योरम का, अगर आप इसको पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, तो हमारे पास ई के आ जाएगा इक्वल्स टू एम सी स्केयर, ब्रैकेट्स में यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे इस एक्सप्रेशन की, जो कि हमारे पास आई है 1 प्लस वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2c स्केयर। ओके, और नेक्स्ट टर्म्स को हमने निगलेक्ट कर दिया है, लेकिन ये -1 तो हमारे पास है, तो -1। यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गए हैं, इस वजह से यहाँ पे हमने प्लस वी स्केयर ओवर 2c स्केयर लिखा है। ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास ई के आ जाएगा इक्वल्स टू एम सी स्केयर इंटू वी स्केयर डिवाइड बाई 2c स्केयर। सी स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और ई के का एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा एम वी स्केयर ओवर 2, विच कैन बी रिटन एज 1 डिवाइडेड बाई 2 एम वी स्केयर। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का क्लासिकल रिजल्ट आ गया है, लेकिन किन कंडीशंस में आया है? जब v आपके पास वेरी स्मॉल हो एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। तो ये प्रॉब्लम नंबर 8 था आपके पास। नाउ हम यहाँ पे अपनी इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमने इंपॉर्टेंट इक्वेशन लिखी थी, ई स्केयर इक्वल्स टू एम स्केयर सी पावर 4 प्लस पी स्केयर सी स्केयर। तो ये हमारी पहली इक्वेशन थी। और उसके बाद अगर यहाँ से इस इक्वेशन से आपने मोमेंटम की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप रीअरेंज करके लिख लें, इक्वल्स टू पी स्केयर सी स्केयर, और पी स्केयर सी स्केयर आपके पास आ जाएगा ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी पावर 4। यहाँ से पी आपके पास आ जाएगा, पी स्केयर आ जाएगा ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई सी स्केयर डिवाइडेड बाई सी स्केयर। सो फाइनली पी इक्वल्स टू, इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई सी, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास मोमेंटम अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, तो अगर आपको जस्ट ये इक्वेशन पता है तो इसी से आप मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हम अगर वेव लेंथ लेमडा कैलकुलेट करना चाहें तो वेव लेंथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि मोमेंटम और वेव लेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगले फार्मूला, एंड दैट इज p इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय लैम्डा। और h के आपके पास, h आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू आप पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आपके पास आ जाएगा h डिवाइडेड बाय लैम्डा इक्वल्स टू ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाय सी। इसी इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें फॉर द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा आपके पास आ जाएगा एच सी डिवाइडेड बाय ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी पावर 4। तो ये लेमडा का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3 की फॉर्म में। इसी तरह अगर आप वेलोसिटी का फार्मूला कैलकुलेट करना चाहें, किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जब वो ऑब्जेक्ट जो है कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, तो वो वेलोसिटी आपके पास होगी c इंटू स्केयर रूट ऑफ 1 माइनस एम स्केयर सी पावर 4 डिवाइडेड बाई ई स्केयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई फॉर द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर आपके पास मैस लेस पार्टिकल हो, जिस तरह से फोटॉन आपके पास मैस लेस पार्टिकल होता है, फॉर मैस लेस पार्टिकल, तो किसी भी मैसलेस पार्टिकल के लिए जाहिर है कि m इक्वल्स टू 0 होगा। अगर आप इसको पुट कर दें इक्वेशन नंबर 4 में, तो हम देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या आएगी। तो मैसलेस पार्टिकल के लिए आपके पास स्केयर रूट में आ जाएगा 1 माइनस 0, सो v इक्वल्स टू c। जब भी आपके पास कोई मैसलेस पार्टिकल होगा लाइक फोटॉन, तो उसकी वेलोसिटी, जो उसकी मूव करने की वेलोसिटी होगी, दैट इज इक्वल्स टू c विच इज़ स्पीड ऑफ लाइट। और v ग्रेटर देन c जो है कभी भी पॉसिबल नहीं होगी इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जो फार्मूला नंबर 4 है। सो v ग्रेटर देन c इज़ नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी जो है मैसलेस पार्टिकल के लिए हमेशा इक्वल्स टू c आएगी, और किसी भी पार्टिकल का मैस अगर
ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसकी वेलोसिटी फिर लेस देन सी आएगी आपके पास। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास एक और प्रॉब्लम है। शो दैट द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो रेस्ट मास एनर्जी हमने कैलकुलेट करनी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। यूजुअली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर आप लिखना चाहें केजीज की फॉर्म में तो वो आप लिख सकते हैं 9.11 इंटू 10⁻³ kg। तो ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब हमने फाइंड करनी है रेस्ट मास एनर्जी ई आर। ई आर का फार्मूला आपके पास होता है एम सी स्केयर। सो हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई आर जो है एम सी स्केयर के इक्वल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं 9.11 इंटू 10⁻³ और सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ और इसका स्केयर भी है तो स्केयर ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.19 8.19 इंटू 10⁻14 जाउल्स। तो ये जाउल्स में आपके पास आंसर आ जाएगा। जाउल्स में क्यों आएगा, क्योंकि मास जो है वो हमने यहाँ पे केजी में पुट किया है और वेलोसिटी जो है वो हमने मीटर पर सेकंड में पुट किया है, और क्योंकि यहाँ पे स्केयर भी है तो ये स्केयर आ जाएगा। तो ये जो यूनिट्स हैं ये बेसिकली जॉउल्स के यूनिट हैं। तो आंसर आपके पास रेस्ट एनर्जी का आ जाएगा जॉउल्स में। अब हमने जॉउल्स को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर है जो आपको थ्रू आउट दिस कोर्स ज़रूरत पड़ता रहेगा, डैट इज़ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जॉउल्स के इक्वल होता है। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करें तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कूलम्स में, डैट इज़ इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमारे पास सिंपल इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और साथ में वोल्ट आ गया। तो कूलम वोल्ट बेसिकली जॉउल्स के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा दिस अमाउंट ऑफ जॉउल्स। सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉउल। तो यहाँ पे हमने जॉउल की वैल्यू पुट करनी है। सो 1.6 का जो फैक्टर है उसको आप लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ले आएँ। सो दिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 जॉउल। तो यहाँ पे जो आपके पास ये 1 जॉउल लिखा हुआ है इसकी वैल्यू आप पुट कर देंगे। सो पुट इट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में आप इसको पुट करें तो आपके पास रेस्ट एनर्जी आ जाएगी इक्वल्स टू 8.19 इंटू 10⁻⁻14 और 1 जॉउल की वैल्यू पुट कर दें विच इज़ 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 और साथ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसको अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 5.11 इंटू 10⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आप इसको रीअरेंज करके लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं 0.511 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10⁻6 जो है वो आपके पास इक्वल होता है मेगा के, तो आप इसको मेगा लिख सकते हैं। सो रेस्ट मास एनर्जी आपने एक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट कर ली 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यहाँ पे जब आप पार्टिकल फिज़िक्स में या सब एटॉमिक स्टडीज़ जब आप कर रहे होते हैं तो मैथ्स जो है वो हम कई दफ़ा लिखते होते हैं एनर्जीज़ की टर्म्स में। यहाँ तक तो हमने ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव कर लिया है। अब एक और मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ कि कई दफ़ा हमने मैथ्स को लिखना होता है एनर्जी की टर्म्स में। तो उसके लिए जो कन्वीनियंट यूनिट्स होते हैं हमारे पास वो होते हैं एनर्जी की टर्म्स में। अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में मैथ्स को लिखते हैं तो वो कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ई आर की वैल्यू क्या थी, ई आर की वैल्यू थी एम ई सी स्केयर विच इज़ इक्वल्स टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से सी को अगर आप राइट साइड पे ले जाएं तो सी जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है डेट इज इक्वल्स टू 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्केयर। तो इस तरह से आप मास जो है वो एनर्जी की टर्म्स में लिख सकते हैं। और यूजुअली जो हमारे पास रिलेटिविस्टिक इक्वेशंस हैं जो हमने अभी लिखी थी पिछले पेजेस पे, तो उनमें अगर हम मास को एनर्जीज़ की टर्म्स में जिस तरह से हमने यहाँ पे उसको एक्सप्रेस किया है लिखेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, क्योंकि सी के फैक्टर्स कैंसिल हो जाते हैं और हमें उन्हें सॉल्व करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और यही क्वेश्चन जो है आप लाजमी घर में ट्राई करें और रेस्ट मास एनर्जी आप फाइंड करें फॉर प्रोटॉन
सिंपल आपने यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट किया है इस इक्वेशन में, यहाँ पे आप मास ऑफ प्रोटॉन पुट कर देंगे, और इसी तरह आप इसको न्यूट्रॉन के लिए सॉल्व करें और प्रूव करें कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करें और उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएंगे, जो आंसर्स आएंगे मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स के, वो अप्रॉक्सीमेटली आएंगे 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर, और जो न्यूट्रॉन के लिए आ जाएगा डेट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 941 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओवर सी स्क्वायर। उसके बाद आपके पास एग्जांपल नंबर 1 है, जिसमें वो ये कह रहा है, इसी बुक की एग्जांपल 1 है, चैप्टर नंबर 1 की। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पार्ट ए में आपने डिटरमिन करना है इसका रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, फिर वेवलेंथ आपने फाइंड करनी है और फिर आपने स्पीड फाइंड करनी है। तो पार्ट ए है हमारे पास, जिसमें काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है। तो मोमेंटम फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला था, वो फार्मूला था आपके पास पी स्केयर इक्वल्स टू, जो हम पिछले पेजेस पे लिख के आए हैं। तो मोमेंटम का फार्मूला अगर आप, सॉरी स्केयर के बगैर अगर आप लिखें, तो मोमेंटम का फार्मूला था ई स्केयर रूट ऑफ ई स्केयर माइनस एम स्केयर सी फोर डिवाइडेड बाय सी। तो ये फार्मूला था आपके पास। यहाँ पे देखें, आपको एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सबसे पहले फाइंड करनी है, हमें ई की वैल्यू चाहिए ताकि हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके तो अपना आंसर जो है वो फाइंड कर सकें। तो एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने अगेन वही फार्मूला यूज़ करना है। ये एनर्जी क्योंकि टोटल एनर्जी होती है, तो E इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ एम ई सी स्केयर। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमें गिवन है विच इज़ 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर हमने रेस्ट मास एनर्जी फाइंड करनी है, और रेस्ट मास एनर्जी जो है वो हम अभी पिछले जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हम फाइंड करके आए हैं विच इज़ 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, वो आ जाएगा 3.011 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो इसको आप पुट कर देंगे, या इसको पहले मेगा को आप कन्वर्ट कर लें, किस में, आप इसे कन्वर्ट कर लें सिंपल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, यानी कि मेगा को आप लिख लें 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो भी हमें चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए इक्वेशन 1 में। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने फाइंड किया था 0.511 ओवर सी स्क्वायर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो मेगा को अगेन आप कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मेगा को आप 10⁻⁶ लिखते हैं और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ई की वैल्यू आपके पास आई है 3.011 इंटू 10⁻⁶। तो 3.011 इंटू 10⁻⁶, और ई का स्केयर भी है तो स्केयर आप ले लेंगे माइनस एम स्केयर, और एम स्केयर आपके पास क्या आया है, एम आपके पास आया है 0.511 डिवाइड बाय सी स्केयर इंटू 10⁻⁶, और इसका होल स्केयर भी है, और साथ में सी पावर 4 भी है आपके पास डिवाइडेड बाय सी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3.011 इंटू 10⁻⁶ होल स्केयर, और इसके साथ साथ माइनस 0.511 इंटू 10⁻⁶ होल स्केयर डिवाइडेड बाई सी पावर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे भी सी पावर 4 है साथ में। तो सी पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। इसी वजह से हम अगर मैथ्स को यूज़ करें एनर्जी की टर्म्स में जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा है, तो सीज जो हैं वो कैंसिल हो जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो अब आपका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में आ जाएगा, और वो आंसर आपके पास आएगा 2.97 डिवाइडेड बाय सी इंटू 10⁻⁶। तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, और ये आंसर है आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म में अगर आप सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड की टर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस आंसर को कन्वर्ट करना चाहें जूल्स में, ठीक है, जूल्स के यानी कि मोमेंटम के जो एसआई यूनिट्स होंगे केजी मीटर पर सेकंड, उनकी टर्म्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको जो कन्वर्जन फैक्टर हमने यूज़ किया था, और वो कन्वर्जन फैक्टर था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6
इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो यहाँ पे क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो आप उसकी जगह लिख लेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप कन्वर्ट कर देंगे जूल्स में। तो 2.97 डिवाइड बाई सी की वैल्यू पुट कर दें 3 इंटू 10⁸8 और इंटू 10⁻6 भी है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर देंगे आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। और यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपने पुट की है इसके यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो 1.58 इंटू 10⁻⁻21। तो जूल डिवाइडेड बाय मीटर पर सेकंड को आप चेक कर सकते हैं कि ये आपके पास आंसर आएगा केजी मीटर पर सेकंड। तो ये मोमेंटम के आपके पास एसआई यूनिट्स की टर्म्स में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स की टर्म्स में जिस तरह से यहाँ पे हमने अपना आंसर लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद इसी क्वेश्चन में अगर आप देखें तो फिर आपने वेव लेंथ लेमडा फाइंड करनी है। मोमेंटम जब आप फाइंड कर लें तो वेव लेंथ फाइंड करना आपके पास कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वेव लेंथ का रिलेशन जो है वो मोमेंटम के साथ होता है एच डिवाइडेड बाई पी। तो मोमेंटम की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, एच की वैल्यू आपके पास होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो ये वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास वेव लेंथ आ जाएगी। उसके बाद वेलोसिटी के लिए जो आपके पास फार्मूला है पी सी स्केयर डिवाइडेड बाई ई, तो आप ये फार्मूला यूज़ करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद अगर पार्ट बी को अगर आप देखें तो उसमें आपने यही सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है एक फोटान के लिए, जिसकी टोटल एनर्जी जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के इक्वल है, हैज़ द सेम टोटल एनर्जी एज द इलेक्ट्रॉन। तो सेम उसकी आपके पास एनर्जी है और उसको यूज़ करते हुए आप कैलकुलेट कर लेंगे फोटान के केस में। ठीक है, यही सारे फार्मूलाज आपके पास रहेंगे। एग्जांपल जो है वो बुक में सॉल्व हुई है, उसको आप देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास होती हैं उसकी स्पेक्ट्रम जो है वो ओवरऑल हमने यहाँ पे स्टडी करनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जिस स्पेक्ट्रम को लाइट कहा जाता है, बेसिकली लाइट उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है या उस रेंज ऑफ वेवलेंथ को कहा जाता है जिसको हम अपनी आंख से डिटेक्ट कर सकते हैं और जिसको हम समझ सकते हैं। यानी कि बल्ब से कोई चीज़ हमारे तक आ रही है, ट्यूबलाइट से कोई चीज़ हमारे तक आ रही है और उसको हम देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि ये लाइट है। ठीक है, और उसको अगर हम देख रहे हैं, उसको अगर हम डिटेक्ट कर रहे हैं अपनी आंख से तो उसको हम लाइट कहते हैं। लेकिन सिर्फ लाइट जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में नहीं आती, या वही सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती, बल्कि उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते अपनी आंख से, बल्कि उनको हम कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं और हम उन्हें यूज़ भी करते हैं। जिस तरह से आप के पास अल्ट्रा वायलेट वेव्स होती हैं, उसके बाद आपके पास रेडार वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, जिनको आप डिफरेंट मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो बेसिकली प्रोड्यूस होती हैं बाय एक्सेलरेटिंग सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी आप किसी चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे और उस एक्सेलरेशन की वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रीजन में चेंज होगी, और उस रीजन में जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फील्ड का सम वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके पास जो लेफ्ट साइड पे ये फिगर आपको नज़र आ रही है, इसमें हमारे पास जो वेव लेंथ्स हैं वो लिखी हुई हैं। ये वेव लेंथ आपके पास मीटर में गिवन है, यहाँ पे जो स्केलिंग हुई है वो मीटर में हुई है, 10⁸8 मीटर से लेके यहाँ पे आप 1 मीटर तक पहुँच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो स्केल है डेट इज़ 1 माइक्रोमीटर 10⁶, फिर आपके पास 1 नैनोमीटर 10⁹9, 1 एंगस्ट्रम 10⁻10, और इसी तरह ऊपर चले जाएं तो 10⁻16 तक आप चले जाते हैं। तो 10⁸8 से लेके अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक की जो वेव लेंथ है उसको आप रेडियो वेव्स कहते हैं, जो कि ये लिखी हुई है रेडियो वेव्स। इसके बाद तकरीबन 1 मीटर से लेके 10⁻³ मीटर तक की
जिनकी वेव लेंथ होती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप माइक्रोवेव्स कहते हैं। उसके बाद 10⁻³ से लेके, यानी कि यहाँ से 10⁻³ से लेके जो आपके पास वेव्स हैं जिनकी वेव लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ तक, उनको आप ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें आपके पास फार इंफ्रारेड रेज आ जाती हैं, इंफ्रारेड आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम आ जाती है, अल्ट्रा वायलेट आ जाती हैं, और वैक्यूम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाती हैं। इसके बाद फिर एक्स रेज आती हैं हमारे पास, एंड देन फाइनली जो अपर एंड है उसमें आपके पास गैमा रेज आ जाती हैं। जो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है यहाँ पे आपके पास, उसको आप उसमें भी बिल्कुल एक नैरो सा बैंड है जिसको हम अपनी आई से डिटेक्ट कर सकते हैं, और उसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को यहाँ पे जो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ की रेंज है वो है 380 नैनोमीटर से लेके 770 नैनोमीटर्स तक। तो यहाँ पे 400 से पीछे 380 नैनोमीटर से लेके 770 नैनोमीटर तक आपके पास विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है, और इसको आप यूजुअली लिखते होते हैं विब ग्योर, GYOR। विब ग्योर से आप इसे शो करते हैं, वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, तो ये आपके पास 7 कलर्स जो हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं, और इनकी वेवलेंथ जो है वो 380 नैनोमीटर से लेके 770 नैनोमीटर तक होती हैं। इसी तरह अगर आप फ्रीक्वेंसी इनकी फाइंड करना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, या जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ और स्पीड को रिलेट करने के लिए जो आपके पास फार्मूला होता है वो होता है V=f लैम्डा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, तो v की जगह आप c लिख सकते हैं। सो c=f लैम्डा, और f यहाँ से आपके पास आ जाएगा c/लैम्डा। तो अगर आप 380 नैनोमीटर यानी कि इस साइड की अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। सी की वैल्यू 3 × 10⁸ पुट कर दें, और इस साइड पे जो वेव लेंथ है वो है आपके पास 380 नैनोमीटर, और नैनो क्या होता है, 10⁻⁹ को कहते हैं। तो इस आंसर को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, लेट मी कैलकुलेट दिस आंसर। तो ये आंसर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 7.9 × 10⁻14। और फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स आपके पास होते हैं वो हर्ट्स में होते हैं या पर सेकंड में होते हैं। तो ये आपके पास इस साइड पे आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 8 × 14 हर्ट्स। और इसी तरह जब आप यहाँ से मूव करते हुए इस साइड पे आएँ, तो अगेन अब यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में लिख लें 770 नैनोमीटर। तो आंसर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा आपके पास, और तकरीबन हाफ टाइम्स कम हो जाएगा, और आपके पास आंसर तकरीबन आएगा 4 के अराउंड आएगा। आप इसे कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। 4 × 10⁻14 हर्ट्स के इक्वल आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी, अगर आपको वेव लेंथ पता है तो आप फ्रीक्वेंसी का रिलेशन ईजिली बना सकते हैं। तो इसके बाद इसी चैप्टर के एंड में हमारे पास गिवन है कुछ मज़ीद डिस्कशन आपको गिवन है डिफरेंट रेडिएशंस पे, लाइक एक्स रेज पे और उनके यूजेस पे। एक्स रेज के यूजेस हमें पता है कि क्या होते हैं। आप उनको मेडिसन पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, और उसके बाद एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस कहते होती हैं, वो भी डिस्कशन जो है वो गिवन है आपके इसी चैप्टर में। जब आप हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं किसी मेटल टारगेट पे, तो एक्स रेज जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। इसी तरह अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन पे भी डिस्कशन गिवन है कि अल्ट्रा वायलेट जो हैं वो सन से किस तरह से रिलीज़ होकर हमारी अर्थ की तरफ आती हैं, और जब वो अर्थ की तरफ आती हैं तो ओजोन लेयर जो है हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को स्टॉप कर लेती है, और उसमें से 99% जो हैं वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन अब ओजोन की डिप्लेशन की वजह से, क्योंकि रेफ्रिजरेटर्स और एसीज़ की वजह से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स प्रोड्यूस होते हैं वो ओजोन लेयर जो है उसको डैमेज कर रहे हैं, उसमें होल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो जहाँ पे होल्स क्रिएट हो जाते हैं वहाँ से वो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक पहुँच जाती हैं। ये अगर अर्थ है आपके पास, तो जब वो अर्थ तक रेडिएशंस पहुँच जाती हैं तो उन हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की वजह से स्किन बर्न
और उसके साथ साथ फिर स्किन कैंसर और डिफरेंट स्किन एलर्जीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं, और डिफरेंट तरह के डिफेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन जो हेल्थ है उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स हमारे रिलेटेड हैं, जो आज का हमारा लेक्चर है उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज में से, वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। उन प्रॉब्लम्स में आप प्रॉब्लम नंबर 1 टू प्रॉब्लम नंबर 9 और उसके बाद फिर प्रॉब्लम नंबर 11, आप ये प्रॉब्लम्स जो हैं जो आज हमने फार्मूलाज पढ़े हैं उनकी मदद से आप सॉल्व कर सकते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को लाजमी सॉल्व कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो सके इन कंसेप्ट के मतलब। इसके साथ साथ जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 इसी बुक का स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर नंबर 2 में हम फिर मिरर्स और लेंसेज और इन चीज़ों को फोकस करेंगे, इन चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।